नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण या फिर विकास की तकनीकें किस तरह की होती है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड, तो आप सही जगह आए हुए हैं और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूं और बिना वक्त गवाए इस वीडियो का शुभारंभ करता हूं। दोस्तों, यह है इसके हम जो सोर्स है वो यूनिफाइड इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर की बुक के ज़रिए हम पढ़ा रहे हैं, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम। दोस्तों, जो फोर्थ यूनिट है वह इस तरह है: लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं विकास की तकनीकें। महिला सशक्तिकरण एवं विकास की तकनीकें जो लैंगिक समानता अध्याय है, इसके विषय में हम पूरी तरह से डेडिकेटेड या फिर कहें तो एक पूरा विश्लेषण वाला वीडियो बना चुके हैं। इसलिए अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बीए फाइनल ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको बीए फाइनल ईयर से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, लैंगिक समानता को जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, लैंगिक समानता किसे कहते हैं? आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं को अक्सर टोका जाता है कि आप इस तरह से कपड़े पहनिए, आप इस तरह से रहिए। दोस्तों, हमारा समाज नियंत्रित करना चाहता है कि महिलाएं किस तरह से रहे, वे किस तरह से बोलें और किस तरह से जीवन जिए। किसी भी व्यक्ति को देखकर यह बड़ी आसानी से तय कर लिया जाता है कि अगर इसने कम कपड़े पहनी है या फिर ये थोड़ा स्टाइलिश से बोल रही है तो ये फिर कैरेक्टरलेस है। इस तरह से हमारे समाज की जो मनोदशा है वह बताती है कि हमारी सोसाइटी में लैंगिक समानता नहीं है। लैंगिक समानता किसे कहते हैं? लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के महिला एवं पुरुषों को समाज में समान अधिकार प्रदान करना, चाहे वह शिक्षा की बात हो, राजनीति हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर समाज में अवसरों की प्रधानता हो, वह है लैंगिक समानता। अब लैंगिक समानता क्यों लानी चाहिए? यह स्वाभाविक है कि लैंगिक समानता क्यों लानी चाहिए समाज में, और लैंगिक समानता हमने समाज में लाई तो इसके क्या फायदे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं आपको विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है, इन पॉइंटों को समझाना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं इसके विषय में एक पूरा वीडियो बना दिया हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में जहाँ महिलाएं एवं पुरुष रहते हैं, अगर वहाँ पर आर्थिक विकास हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में निर्धनता में कमी आएगी। जब लोग निर्धन नहीं होंगे, थोड़े बहुत पैसे वाले होंगे, तो वे अपने कार्य को और बेहतर करेंगे, जिससे उनके कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। और जब लोग कार्यकुशल होंगे तो राष्ट्रीय विकास होगा। जब राष्ट्रीय विकास होगा, लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव होगा, तो भ्रष्टाचार में कमी होगी। जब भ्रष्टाचार में कमी होगी और सभी लोग समान होंगे तो समाज का समग्र विकास होगा। जब लोग जागरूक होंगे और एक सामाजिक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो घरेलू हिंसा में कमी आएगी। जब महिलाओं को उनकी बात रखने का मौका दिया जाएगा तो वे खुलकर समाज का नेतृत्व करेंगी और कई सारे लाभ हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था कि लैंगिक समानता क्यों होनी चाहिए और लैंगिक समानता किस प्रकार आर्थिक विकास में सहायक है। अब देखते हैं कि लैंगिक समानता लाने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपाय देखने को मिलते हैं। पहला उपाय है प्रजनन के संबंध में अधिकार। प्रजनन के संबंध में अधिकार से आशय यह है कि एक महिला को यह निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए कि वह बच्चे कितने करना चाहती है एवं उनके जन्म के बीच में कितना अंतर रखना चाहती है, और साथ ही साथ उसे अपने स्वयं से संबंधित सारी स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा बिंदु है लैंगिक हिंसा पर रोक। आप यहाँ पर एक चीज़ को कोट कर सकते हैं, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के प्रति हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा है कि लैंगिक आधार पर की जाने वाली हिंसा का कोई भी ऐसा कार्य जिसकी परिणति किसी महिला के शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हानि या उत्पीड़न में होती है, उसे लैंगिक हिंसा कहा जाएगा। और लैंगिक हिंसा के खिलाफ हर देश में कड़े प्रावधान हैं।
तीसरा बिंदु है शिशु लिंग अनुपात में सुधार, यानी कि शिशु लिंग जन्म दर और मृत्यु दर में संतुलन बनाए रखना। यही कारण है कि भारत सरकार ने जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। वही शिक्षा एवं कौशल विकास, जब महिलाओं को शिक्षा और कौशल दिया जाएगा तो एक कुशल नागरिक बनेंगी और देश के विकास में सहयोग करेंगी। वही भूमि अधिकार से आशय है कि जब किसी जमीन का बंटवारा होता है तो जिस तरह जितना अधिकार बेटों का जमीन पर होता है या पिता की संपत्ति पर होता है, उतना ही अधिकार बेटियों का भी होता है। छठवां बिंदु है सूक्ष्म साख। सूक्ष्म साख से आशय है बैंकिंग प्रोसेस से, मतलब जब एक व्यक्ति को लोन दिया जाता है आसानी प्रक्रिया से, उसी तरह महिलाओं को भी आसान प्रक्रिया के साथ ऋण देने की सुविधाएं होनी चाहिए। एक और बिंदु है सरकारी नियमों व कानूनों का प्रभावशाली क्रियान्वयन। इसका आशय यह है कि सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, वह सती प्रथा हो, दहेज प्रथा हो या फिर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 हो, इन सभी का सख्ती से पालन होना चाहिए, तभी इनका लाभ समाज को मिलेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला अध्याय। इसके विषय में मैंने बताया नहीं हूँ, इसलिए इसे और अच्छे से आपको समझना होगा। विकास की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास किसे कहते हैं तो इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ और इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। दोस्तों विकास यानी कि डेवलपमेंट, किसी भी देश को एक स्तर से दूसरे स्तर पर धनात्मक रूप में आगे ले जाना। जैसे कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, एक निम्न आय वाले अल्प विकसित देश को उच्च आय वाले विकसित देश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विकास है। तो विकास किस तरह से होगा, किन तकनीकों से होगा, वह इस अध्याय में बताया गया है। सामान्यतः यहाँ पर पूंजी प्रधान तकनीक है या फिर श्रम प्रधान तकनीक है। दोनों में कौन श्रेष्ठ है और किन देशों पर लागू होती है, यहाँ पर बताया गया है। सीधे सीधे मैं ब्लैक शब्दों के पढ़कर आपको समझाना चाहूँगा। पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक है जिसमें तुलनात्मक रूप में प्रति श्रमिक अधिक पूंजी की मात्रा लगती है, जबकि श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक है जिसमें तुलनात्मक रूप में प्रति श्रमिक कम पूंजी की मात्रा लगती है या कम पूंजी से श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है। सीधे शब्दों में आपको समझाऊं तो पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक है जिसमें पूंजी की मात्रा अधिक होती है। पूंजी की मात्रा अधिक होती है कहाँ, तकनीक में, श्रम की मात्रा की तुलना में। और श्रमिक प्रधान तकनीक में क्या होता है, श्रम की मात्रा अधिक होती है, श्रमिकों की मात्रा अधिक होती है पूंजी की तुलना में। दोनों तकनीक को लेकर साथ चलेंगे, लेकिन पूंजी और श्रमिक दोनों अलग अलग हैं। अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र बताया गया है जिसके जरिए बताया गया है कि यह किस तरह दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद चित्र देखेंगे। चित्र दशमलव श्रम प्रधान तकनीक को चित्र 19.1 की सहायता से समझा जा सकता है। सामान्य दशा में अर्थव्यवस्था में पूंजी की मात्रा O के मात्रा तथा श्रम की OL मात्रा लगाकर समुत्पाद वक्र Q द्वारा व्यक्त निर्गत उत्पादन किया जाता है। अब नई तकनीक के साथ पूंजी की उसी मात्रा OK के द्वारा पूर्व उत्पादन की तुलना में निर्गत अधिक उत्पादन किया जाता है, जिसे समुत्पाद वक्र Q1 द्वारा दर्शाया गया है। परंतु श्रम की अधिक मात्रा LL1 प्रयोग में लाई जा रही है। दूसरे शब्दों में उतनी ही पूंजी के साथ अधिक श्रम लगाकर अर्थात श्रम प्रधान तकनीक द्वारा अधिक उत्पादन किया जा रहा है। इस तकनीक में आवश्यक होता है कि कुशलता तथा पूंजी निर्माण दोनों ही उद्देश्यों को पूरा किया जाए। अब हम इसके चित्र को समझते हैं। दोस्तों चित्र में वह कहना क्या चाह रहा है कि OK जो पूंजी है और OL जो श्रम है। यहाँ पर वह कहना चाह रहा है कि पहले एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक कागज़ की फैक्ट्री है जहाँ पर वार्षिक लागत 5 लाख रुपए है। अब उसी लागत को वहाँ के मालिक ने क्या किया कि वहाँ पर उसने उसी लागत में थोड़े और श्रमिकों को बढ़ा दिया और नई तकनीक को ला दिया उसी लागत में। तो इससे क्या हुआ, इससे जो पूंजी तो है वह ज़्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन जो समुत्पाद वक्र यानी कि लाभ जो Q है वह बढ़कर Q1 हो गया। और यहाँ पर पूंजी की मात्रा ना बढ़कर यहाँ पर श्रमिक की मात्रा बढ़ी है OL1, यानी श्रम OL से क्या हो गए, OL1 हो गए हैं, श्रम बढ़ा है।
अब हम इसे कागज़ के जरिए और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर ओ के जो है, यह पूंजी की मात्रा है और एल जो है वह श्रम है। ये क्या है? ये श्रम है और यह जो है यह पूंजी है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो इनका लाभ था वह इस तरह से था। ये समुत्पाद वक्र कहते हैं इसे, ये Q1 है, ठीक है। अब यहाँ पर उसी पूंजी में जो जितनी पूंजी लगाई जा रही थी उसी में लागत को बढ़ाया गया। यहाँ पर पूंजी को नहीं बढ़ाया गया, यहाँ पर लागत को, तकनीक को बढ़ाया गया है उसी पूंजी में। तो यहाँ पर लाभ बढ़ गया है। लाभ बढ़कर क्या हो गया है? लाभ यहाँ पर Q से बढ़कर Q1 हो गया है। यहाँ पर तकनीक के साथ में पूंजी को बढ़ाने के बजाय श्रम को बढ़ाया जाता है। यही कारण है कि इसे श्रम तकनीक कहा जाता है, श्रम प्रधान तकनीक कहा जाता है। अब पूंजी प्रधान तकनीक किसे कहते हैं, हम इसे समझते हैं, उससे पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। 19.1 बी में पूंजी गहन तकनीक को दर्शाया गया है। अल्प विकसित देश के प्रौद्योगिकी मार्ग पर चलने में सक्षम नहीं होते हैं, अतः उन्हें विकसित देशों की प्रौद्योगिकी अर्थात पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। चित्र इसी स्थिति को बता रहा है। इसमें OL श्रम का प्रयोग करके अधिक पूंजी OK1 का उपयोग किया जा रहा है। इस स्थिति में समुत्पाद वक्र Q2 का पूर्व उत्पादन Q1 की तुलना में अधिक उत्पादन होता है। यदि यह माना जाए कि Q2 वक्र Q1 वक्र से ऊपर है तो इसका अर्थ हुआ कि पूंजी गहन तकनीक में उत्पादन का स्तर अधिक ऊंचा है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर OK1 है ये पूंजी है और OL जो है श्रम है। यहाँ पर श्रम ना बढ़ाकर यहाँ पर पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाती है तकनीक में, और यहाँ पर श्रम की मात्रा बढ़ाई जा रही थी। अब ज़्यादा पूंजी लगाते हैं तो ज़्यादा तकनीक लगती है। अब एक कागज़ की फैक्ट्री है, अब वहाँ पर 4 से 8 श्रमिक करने से अच्छा है कि एक मशीन ही लाकर लगा दिया जाए। सिर्फ एक मशीन 4 श्रमिकों का काम कर लेगी। तो फ़ायदा किस में होता है? फ़ायदा होता है पूंजी गहन तकनीक में। पूंजी गहन तकनीक में फ़ायदा होता है। ये जो समुत्पाद वक्र Q2 है ये फ़ायदा बता रहा है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि जब आप पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि पूंजी होना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए यह जो प्रक्रिया है यह केवल विकसित देशों के लिए है, ना कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए। क्योंकि इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं मैं आपको बताता हूँ। इसकी कुछ सीमाएं हैं, ये जो लिखी हुई हैं इन्हें मैं आपको समझाता हूँ। यह अल्प विकसित देशों के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि अल्प विकसित देशों के पास पूंजी की कमी होती है। यह भारत जैसे देशों की बजाय आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ अगर आप तकनीक लगा रहे हैं, अच्छी खासी मशीनें लगा रहे हैं तो आपको उन्हें आयात करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, जिसमें खर्च ज़्यादा होगा। जब आप मंगा लेंगे तो उनका अच्छे से रख रखाव करना होगा, और साथ ही साथ सबसे बड़ी यह समस्या आएगी कि मशीनों को चलाने के लिए कुशल लोगों की, कुशल तकनीशियन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अल्प विकसित देशों में इस तकनीक की आवश्यकता भौतिक आधारित संरचनाएं जैसे विद्युत, परिवहन, संचार आदि की पर्याप्त सुविधाओं में नहीं हो पाएगी। दूसरी बात है कि जब आप ज़्यादा मशीनें लगाकर उत्पादन करेंगे तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। जब आपका उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपको सामान बेचने के लिए एक बड़े मार्केट की ज़रूरत होगी, जो कि केवल विकसित देशों या फिर जो विकसित देश होने वाले हैं जैसे कि भारत, इनके पास ही बड़ा मार्केट होता है। यह अल्प विकसित देशों के पास बड़ा मार्केट नहीं होता है। फॉर द एग्जाम्पल सूडान ले लीजिए, लीबिया ले लीजिए, या अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज़ ले लीजिए। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि किस तरह से श्रम प्रधान तकनीक है या फिर पूंजी प्रधान तकनीक है। चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो माफ़ी चाहता हूँ। अब हम देखते हैं श्रम प्रधान बनाम पूंजी प्रधान तकनीकी। अब यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी तकनीक किसके पक्ष में है और कौन सी तकनीक फ़ायदेमंद है। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊँ तो श्रम प्रधान तकनीक जो है वह विकासशील देशों के लिए है और पूंजी प्रधान तकनीक जो है वह विकसित देशों के लिए है। अब हम इनके
बिंदुओं को समझते हैं। पहला, अल्पकाल हेतु अधिक उपयुक्त। अगर आपके देश में मुद्रास्फीति आ गई है, मुद्रा की एकदम से कमी आ गई है, या फिर उत्पादन में वृद्धि करना है, तो एकदम से उत्पादन में वृद्धि करना है तो यह बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ है श्रम प्रधान तकनीक। दूसरा, श्रम लागत कम। जैसे कि तकनीक को करने में आप नई नई तकनीकें मंगाते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा लगता है, जबकि आप क्षेत्रीय श्रमिकों को लेकर ही कार्य करते हैं तो आपको कम पैसा लगता है, क्योंकि श्रमिक जो क्षेत्रीय श्रमिक होते हैं वह कम पैसे में भी काम करने को तैयार होते हैं। तीसरा बिंदु है बेरोजगारी की समस्या का हल। दरअसल विकासशील जो देश होते हैं वह बेरोजगारी से बहुत मारे मारे होते हैं, इसलिए अगर आप कम पैसे में भी किसी को रोजगार देते हैं तो वह लग जाता है। और ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण तकनीक की बजाय श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और विदेशी निर्भरता में भी कमी आती है, क्योंकि देश स्वयं पर ही निर्भर होता है, ना तो इसमें विदेशी सहायता मिलती है और ना ही इसमें विदेशी ज्ञान मिलता है तकनीकी वाला। इसमें सामाजिक न्याय होता है क्योंकि सभी को काम मिलता है। दूसरा, संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है क्योंकि सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं, सभी को रोजगार प्राप्त होता है। अब देखते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक के पक्ष में तर्क। पहला, दीर्घकालीन विकास। पूंजी प्रधान विधियाँ दीर्घकाल में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करके आर्थिक विकास दर को बढ़ाती है तथा साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करती है। तीसरा, तकनीकी प्रगति। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति तकनीक के साथ विकास कर रहा है वह चाहेगा कि उसे और उन्नत तकनीक मिले और वह और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे, तो इस कारण तकनीक की प्रगति हमेशा चलती रहती है। तीसरा बिंदु है पुनर्वियोग संभव। इस विधि के प्रयोग से आय का अधिकांश भाग उद्यमियों को प्राप्त होता है, जिनकी बचतें अधिक होती है और इन बचतों का अधिकांश भाग विनियोजित कर दिया जाता है। विनियोजित से आशय है कि जब उद्योगपति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाता है तो वह अगली जगह पैसा लगा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा नए उद्योग खोलता है। चौथा है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। यहाँ साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। और पांचवा है कुशलताओं का उपयोग। स्वाभाविक है जब आप तकनीक उच्च प्रयोग कर रहे हैं तो आपको तकनीकी व्यक्ति की ज़रूरत होगी, और जब आप तकनीकी लोगों को साथ में लेकर चलेंगे तो कुशलताओं का उपयोग होगा। अब मध्य स्तरीय तकनीक किसे कहते हैं, यहाँ भी एक बिंदु है। मध्य स्तरीय तकनीक भारत जैसे देशों के लिए लाई जाती है। मैं आपको इसे सीधे शब्दों में समझा दूं। मध्य स्तरीय तकनीक वह है, जैसे अमेरिका एक विकसित देश है, लेकिन अमेरिका की कॉपी किसने की? जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया। इन लोगों ने क्या किया? अमेरिका की तकनीक को अपने यहाँ ले गए और अपने माहौल में ढाल लिया और विकसित हो गए। यही कुछ समय से भारत भी कर रहा है। भारत विश्व के विकसित देशों की तकनीक को अपने यहाँ ला रहा है और अपने लोगों को रोजगार दे रहा है और उस तकनीक को अपने माहौल में ढालकर आगे बढ़ रहा है। अगर उसे अपने माहौल में ना ढाला जाए तो उस तकनीक का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए मध्य स्तरीय तकनीक भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत ही आवश्यक साबित होती है। तो दोस्तों, यह हो गया पूंजी गहन तकनीक या फिर श्रम गहन तकनीक हो गई, या फिर आपने मध्य स्तरीय तकनीक भी समझ लिया। मध्य स्तरीय तकनीक मतलब बीच का रास्ता, यानी कि ना तो हम तकनीक के जरिए आगे बढ़ेंगे ना कि हम श्रम के जरिए आगे बढ़ेंगे, हम दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर अमेरिका के पास अच्छी तकनीक है तो हम अमेरिका की अच्छी तकनीक को लाकर भारत में लाएंगे और उसे भारत के लोगों के श्रम के साथ आगे बढ़ाएंगे। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और तकनीक भी आ जाएगी। तो यह है, और आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं और ये उनके आंसर है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। चूँकि मेरे पेपर है जिसके कारण मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं दे पाया, इसलिए मैं केवल पढ़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और मैंने नोट्स भी नहीं बनाए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएँ और वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि आप जल्दी से समझ जाएँ। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। दोस्तों, अब
आपको तय करना है कि आप क्या हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और परीक्षाओं के गैप बहुत ज़्यादा है। माफ़ कीजिए, परीक्षाओं के गैप जो है वो बहुत कम है। इसीलिए अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी पढ़ाई को किस तरह से करते हैं। दोस्तों, 1 महीना सोशल मीडिया या फिर अन्य फालतू समय से दूर रहें और पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान दें। चूँकि परीक्षाएँ हैं और गैप कम है, तो ऐसा नहीं है कि जो साल भर से नहीं पढ़े वो अभी पढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि यह इम्पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल है और आप कर सकते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने यह कर दिखाया था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।